अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, 9th क्लास की बायो लेक्चर सीरीज में आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ये सारे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशली वो तमाम एग्जाम जो कि इन्वॉल्व करते हैं प्योर बायोलॉजी को, बॉटनी को या जोलॉजी को, चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हों या फिर कॉलेज कैडर की जॉब्स हों, उसमें ये चैप्टर लाजमी हिस्सा है, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। तो हम ये आप लोगों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन्स का जो वर्ड है ये प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अहमियत के एतबार से पहले नंबर पे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो। तो पहली चीज को प्रोटियोस कहते हैं। प्रोटियोस से वर्ड प्रोटीन्स आया है। तो हमारी बॉडी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल है। अब पहली लाइन पर गौर करें, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। आपने इससे पहले पढ़ा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ज्यादा अबंडेंट जो है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड के अंदर ज्यादा अबंडेंट जो है वो सेलुलोज है। वो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन थी जस्ट उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आप सारे बायोमोलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ओवरऑल प्रोटीन्स मोस्ट अबंडेंट है। दे आर डिफाइंड एज, अब इनको डिफाइन कैसे करना है, प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं। तो डेफिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। जब आप किसी मॉलिक्यूल को पॉलीमर कह देते हैं तो आप एक ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत सारे यूनिट्स के मिलने से बना है। जिस तरह आप पॉलीसेकेराइड्स भी पॉलीमर्स ही थे, तो जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स किसकी हैं? अमाइनो एसिड्स की। तो अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से प्रोटीन्स बनेंगी। प्रोटीन जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स के लिए, हमारे सेल के फंक्शंस के लिए। इनफैक्ट हमारी बॉडी में होने वाले हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में प्रोटीन्स का हिस्सा होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिएक्शंस एंजाइम्स के बगैर नहीं होते और इन रिएक्शंस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहली बात तो यह कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स का। तो प्रोटीन्स की जो चेन होती है वो बहुत सारे मोनोमर्स के मिलने से बनी होती है, यानी कि सिंगल यूनिट्स के मिलने से। अब मर का मतलब पार्ट होता है या यूनिट होता है। तो जब आप कहते हैं कि प्रोटीन पॉलीमर है तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन बहुत सारे पार्ट्स के मिलने से बनी है। ये एक सिंपल लाइन होगी कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स। अब आप इस फिक्रे को जरा इलेबोरेट करते हो, खोल के लिखते हो, तो फिक्रा बन जाएगा प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। प्रोटीन्स मोनोमर्स से बनी है, उन मोनोमर्स को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन पॉलीमर है, लेकिन जिस मोनोमर से बना है वो मोनोमर अमाइनो एसिड है। तो ये हमने पहली कंफ्यूजन दूर कर ली। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है और तरतीब भी मुख्तलिफ होती है। प्रोटीन्स की खास बात ही ये है, तमाम प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स की तादाद का भी फर्क होता है, तरतीब का भी फर्क होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन के स्ट्रक्चर को लेकर यही होती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड्स हैं और हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं। इंसुलिन ऐसी प्रोटीन जो आपकी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करती है, ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, और हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं और इनके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंसीडर किया जाता है। अब हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर, जो एक खास तादाद में और एक खास तरतीब में मिलते हैं ताकि प्रोटीन्स बन सके। नेचरली 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये सारे अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं बनाते। कुछ के फंक्शंस और भी हैं, वो हमारी बॉडी में केमिकल मैसेंजर का काम भी करते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई 20-25 तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। कुछ बुक्स में 20 लिखा होगा, कुछ बुक्स में 25 लिखा होगा, ये अंदाजे से हैं। कुछ बुक्स में इससे भी ज्यादा लिखे होते हैं। तो 20, 25, 30 किस्म के अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब साफ ज़ाहिर है कि उन सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। हम जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं कि जनरल स्ट्रक्चर क्या है। जनरल स्ट्रक्चर देखने से पहले अमाइनो एसिड्स की दो टाइप्स हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं जो कि हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमें लाजमी तौर पर खाने पड़ते हैं, इसलिए हम उनको एसेंशियल कहते हैं। एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है ये 11 है, एसेंशियल 9 बताए गए हैं, 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है कि आप ये ना खाएं, आपकी बॉडी ये बना लेगी। हमारी बॉडी मुख्तलिफ तरह के बायोमोलिक्यूल्स को आपस में कन्वर्ट करती रहती है। तो 11 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, तो वो खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। एक अमाइनो एसिड का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इट इज मेड ऑफ एन अमाइनो ग्रुप, इसमें एक अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक साइड ग्रुप है जिसे R कहते हैं, और इन सब के सेंटर में है कार्बन। टोटल कितनी चीजें होगी? 5। सेंटर में कार्बन है, एक तरफ है COOH जिसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, एक तरफ NH2 है जिसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं, एक तरफ R है जिसे अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं, और एक तरफ सिंपल हाइड्रोजन है। ये जनरल स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का। अब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में फर्क क्या होता है? सेंटर कार्बन सेम होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोस्टली सेम होता है, अमाइनो ग्रुप मोस्टली सेम होता है, हाइड्रोजन सेम होती है। फर्क कहां पे आता है? R का। तो R ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, और ऑप्शन में कोई से 4 अमाइनो एसिड्स के नाम होंगे, उनमें ग्लाइसिन भी होगा और ग्लाइसिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्लाइसिन इतना सिंपल अमाइनो एसिड है कि इसमें R ग्रुप की जगह जस्ट हाइड्रोजन होती है। इससे एडवांस्ड एलानीन है जिसमें R ग्रुप की जगह CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप होता है। बाकी सब सेम, सिर्फ R ग्रुप की बात करें तो उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाए तो उसे ग्लाइसिन कहेंगे। अब हमने कहा कि अमाइनो एसिड की 170 टाइप्स हैं, 20-25 तरह की टाइप्स हैं जो प्रोटीन बनाती हैं, लेकिन हर टाइप का कोई नाम होगा ना। तो ग्लाइसिन एक नाम है अमाइनो एसिड की टाइप का जिसमें हाइड्रोजन है R ग्रुप की जगह पे। एलानीन एक अमाइनो एसिड है जिसमें CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है R ग्रुप की जगह पे। तो ये हो गया अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन्स का हम सोर्स देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन मिलेगी कहां से? प्रोटीन आपको गोश्त से मिलती है, तो मटन, बीफ, चिकन, इसके अलावा फिश, इन सब के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। फिर अंडों में प्रोटीन है, अंडों में अंडे की सफेदी में जो एग व्हाइट होता है उसके अंदर बिलखसूस बहुत प्रोटीन होती है। दूध में प्रोटीन होती है, एक प्रोटीन होती है कैसीन, दूध में पाई जाती है। फिर प्लांट्स में प्रोटीन्स होती हैं, लाइक पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ये जितनी भी दालें हैं, दालों के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन के सोर्स हैं, एनिमल सोर्स भी है, प्लांट सोर्स भी है। कुछ लोग एनिमल सोर्स ज्यादा यूज करते हैं, कुछ प्लांट सोर्स। हकीकत यह है कि सबको मिक्सअप करके यूज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स में कुछ अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, किसी में कोई दूसरे ज्यादा होते हैं, तो सारे मिलके ज्यादा अच्छा काम करते हैं। प्रोटीन्स कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती हैं? अब प्रोटीन्स में फंक्शंस की वैरायटी इतनी ज्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे, और इसी से प्रोटीन्स की अहमियत का पता चलता है कि एक तो प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनती है। प्रोटीन के बगैर सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती, सेल मेम्ब्रेन के बगैर सेल नहीं होता, और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी बनी ही सेल से है, तो प्रोटीन से ही जिंदगी बनती है। फिर कुछ प्रोटीन से लाइक कोलेजन, केराटिन, इनसे आपकी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बन रहे हैं, लाइक आपका कार्टिलेज, आपके अंदर बोन है ना, हड्डी, कनेक्टिव टिश्यू, बड़ा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, उसी तरह एक सॉफ्ट सा कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज। ये हड्डियों के दरमियान भी होता है, जोड़ों में होता है। तो कार्टिलेज जो है प्रोटीन से बना है। हेयर, आपके बाल प्रोटीन से बने हैं, आपके नाखून प्रोटीन से बने हैं। ये स्ट्रक्चर वाइज इंपॉर्टेंस होगी। फंक्शन वाइज आए तो एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम सारे केमिकल रिएक्शंस के लिए बहुत जरूरी हैं। यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने का काम एंजाइम ने करना है। यानी कि हमारी बॉडी में एक काम होना है 2000 घंटों में, एंजाइम की मौजूदगी में वो 1 मिनट में हो सकता है, 30 सेकंड में हो सकता है। एंजाइम्स इतने अच्छे हैं। फिर कुछ प्रोटीन्स जो एज ए हार्मोन काम करती हैं, बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं। हमने इंसुलिन की एग्जांपल ली थी, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, बॉडी में शुगर नहीं बढ़ने देती। उससे उलट ग्लाइकोजन है जो ग्लूकागोन है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर। एक्टिन और मायोसिन ये भी प्रोटीन्स हैं,
और आपके मसल्स इससे बने हुए हैं जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस के लिए जरूरी हैं। फिब्रिन एक ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। आपको जब भी चोट लगेगी आपकी बॉडी ने फिब्रिन बनानी है। वो फिब्रिन ने क्या करना है, उसने जाके ब्लड क्लॉट बनवाना है ताकि जो खून है वो जाया ना हो। फिर कुछ प्रोटीन एंटीबॉडीज भी होती हैं आपकी बॉडी में। जब भी कोई जरासीम आएंगे तो उन जरासीमों को, उन पैथोजेंस को मारने का काम एंटीबॉडीज करेंगी, यानी कि ये आपका इम्यून सिस्टम बनाती हैं। पैथोजेन किसे कहते हैं? पैथो वर्ड डिजीज के लिए यूज होता है और जेन जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो कोई भी ऐसा जानदार जो किसी बीमारी की वजह बनता है उसको पैथोजेन कहते हैं। तो पैथोजेंस का मुकाबला एंटीबॉडीज ने करना है। और एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स की बेसिक जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद बात करते हैं लिपिड्स की, चिकनाइयां। अच्छा, अब यहां पर प्रोटीन्स को ना उर्दू में लहमियात कहते हैं। लहम वर्ड है, लहम गोश्त के लिए यूज होता है, तो उससे प्रोटीन्स के लिए ये वर्ड लहमियात बन गया। लिपिड्स के लिए एक तो चिकनाइयां लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक शायद आप कभी कहीं पढ़े रोगनियात। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप उर्दू में एक वर्ड पढ़ेंगे नशास्ते। तो उर्दू में भी ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगरचे इनकी अहमियत कम हो जाती है लेकिन पता होनी चाहिए। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, पानी में हल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लाइक अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में। पानी क्या है? पानी है पोलर, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर सब्सटेंसेस में डिजोल्व होती हैं। अगर कोई चीज पानी में हल नहीं हो रही तो वो क्या है? नॉन पोलर है। तो वो किस में डिजोल्व होगी? नॉन पोलर में होगी, तो अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में डिजोल्व होगी। तो ये लिपिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। लिपिड्स किससे बनते हैं? लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मिलने से बनते हैं। यहां पर हम बात करें सबसे सिंपल लिपिड्स के बारे में। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। अमूमन मॉलिक्यूल्स के एंड पर ओल वर्ड आ रहा हो तो अल्कोहल्स होते हैं, लाइक एथानॉल, मेथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ये सारी अल्कोहल्स हैं। तो ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, 3 कार्बन एटम्स वाली अल्कोहल है। ये असल में आप कह लें कि 3 गुना अल्कोहल है, ट्राइओल भी इसे कहते हैं। इसके पास 3 कार्बन है और हर कार्बन के पास OH ग्रुप है। तो ये इसका फार्मूला है, 3 कार्बन बनानी है, तीनों के साथ एक एक OH ग्रुप लगाना है और बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं हमने। तो इस कार्बन के 2 बने हुए हैं तो 2 इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगी, चाहे CH2 इकट्ठा लिख दें चाहे HH अलग लिख दें। इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये चौथी कार्बन है, इसके 2 बने हुए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन साथ लगी। ये ग्लिसरॉल है। अब ग्लिसरॉल ने किसके साथ मिलना है? ग्लिसरॉल ने फैटी एसिड्स के साथ। अच्छा, MCQ क्या बन सकता है? ग्लिसरॉल के पास कितने कार्बन हैं? 3। ग्लिसरॉल के पास कितने OH ग्रुप हैं? 3। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन ये इसका बन सकता है। अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो C3 लिखेंगे, H गिन लें, 2 1 3 2 5 और ये 3 8 और ऑक्सीजन कितनी है? 1 2 3, C3H8O3। तो ये आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं जिनके एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप आता है। अब आपको हाइड्रोकार्बन चेन पता होनी चाहिए, CH3 CH2 CH2, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन के। CH3 के आगे CH2 लगाते जाएं। छोटी चेन्स भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, छोटी में थोड़े CH2 लगेंगे, बड़ी में ज्यादा, और एंड किस पे करना है? COOH। तो इस तरह की हाइड्रोकार्बन चेन जिसके एंड पर COOH आ रहा हो उसे आप क्या कहते हो? फैटी एसिड्स कहते हैं। 2 टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फर्क क्या है दोनों में? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन्स के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हाइड्रोजन की जगह कोई ना कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ले लेता है। तो पहला फर्क किस बात का आया? पहला फर्क यह आया कि इनके पास डबल बॉन्ड नहीं होते, इनके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। दूसरा डिफरेंस, सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, जिस तरह घी है, जिस तरह चर्बी है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जिस तरह पौधों से मिलने वाले ऑयल। तो एनिमल फैट्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जबकि प्लांट फैट्स में मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो अब आपके सामने एग्जांपल के तौर पर एक एक फैटी एसिड लिखा है। अब ये देखें, ये है CH3 CH2 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 COOH।
इसमें है CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 की बजाय CH CH आ गया, तो वो जो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है एक एक हाइड्रोजन की कमी से, वो दरम्यान में डबल बॉन्ड बनने से पूरा हो गया। इसके बाद CH2 है COOH, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये इनका डिफरेंस आ गया कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज। अब लिपिड्स के मेन ग्रुप्स देखते हैं, मशहूर लिपिड्स देखते हैं। अभी तो हमने सबसे सिंपल लिपिड्स देखे कि एक ग्लिसरॉल लें, 3 फैटी एसिड्स जोड़ दें तो सबसे सिंपल वाले लिपिड तैयार। तो लिपिड का पहला ग्रुप है फैट और ऑयल का, ये वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इनके पास क्या होता है, एक ग्लिसरॉल और साथ 3 फैटी एसिड चेन, कोई छोटी हो सकती है कोई बड़ी हो सकती है, बड़ी टाइप्स हैं फैटी एसिड्स की, तो उस हिसाब से फैट्स और ऑयल्स की भी बड़ी टाइप्स हैं। फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं तो ये सॉलिड होते हैं, जिस तरह के एनिमल फैट्स। जो ऑयल्स होते हैं इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो ये लिक्विड होते हैं, जिस तरह के प्लांट्स के ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल्स हैं। तो ये आपके पास ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल में जहां पे OH था उसकी जगह क्या अटैच हो गया, फैटी एसिड। जब एक फैटी एसिड एक OH के साथ मिल रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहां पर आपके इस आने के लिए उन्होंने सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया। दूसरा जो मेन ग्रुप है लिपिड्स का, दैट इज फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स में क्या है, एक ग्लिसरॉल है, 3 की बजाय 2 फैटी एसिड चेन है, और जो तीसरी फैटी एसिड चेन थी उसकी जगह फास्फेट ग्रुप आ गया, तो इसे बनने वाले लिपिड को हम फास्फोलिपिड कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड चेन, एक फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप में बड़ी वैरायटी है, फैटी एसिड्स में बड़ी वैरायटी है, तो इसलिए फास्फोलिपिड्स के अंदर भी बहुत वैरायटी है, फास्फोलिपिड्स की बहुत टाइप्स होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो फास्फोलिपिड्स हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर और भी लिपिड्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हैं, फास्फोलिपिड्स हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स मिलेंगे कहां से, काम क्या करेंगे। सोर्सेज की बात करें तो एनिमल से भी मिलेंगे, प्लांट से भी मिलेंगे। एनिमल से मोस्टली फैट्स मिलेंगे आपको, तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। जबकि अगर पौधों की बात करें तो पौधों में नट्स हैं, जिस तरह कोकोनट है, पीनट है, इसी तरह सीड्स हैं, इसी तरह ऑलिव ऑयल है। ये सारी तरह के लिपिड्स हैं जो आप पौधों से लेते हैं। पौधे ऑयल बनाते हैं, उनको अपने बीजों में स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल और कॉर्न ऑयल। लिपिड्स जरूरी क्यों हैं, चिकनाइयां सुनने में ऐसे लगता है कि डॉक्टर ने किसी चीज से मना कर दिया है, तो फिर लिपिड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्या आपका लिपिड्स के बगैर गुजारा हो सकता है। तो द सिंपल आंसर इज दैट कि नेचर में पाए जाने वाली कोई भी चीज बेकार नहीं होती। घी भी अच्छा है, ऑयल भी अच्छा है, तवाज़ुन में इस्तेमाल करना है। सिर्फ घी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि दोनों यूज किए जाने वाली चीजें हैं, यूज होने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो फंक्शंस चेक करते हैं। लिपिड्स की पहली खूबी यह है कि सबसे ज्यादा एनर्जी इनके पास है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे ना, तो उसमें फॉर एग्जांपल 4 कैलोरीज एनर्जी हम कह लेते हैं कि है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी हम 4 ग्राम कह लेते हैं, लेकिन 4 कैलोरी कह लेते हैं, लेकिन जो लिपिड्स हैं इसमें 9 कैलोरीज जो है वो एनर्जी की उसके अंदर मौजूद होंगी। तो दे सर्व एज अ लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। आप समटाइम बॉडी के अंदर फैट स्टोर कर लेते हैं, तो एनर्जी के जखीरे आपके अंदर जमा हो जाते हैं आपके एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यूज कहां पे होते हैं, ये आपके शोल्डर्स के अराउंड भी हो सकते हैं, आपके पेट में तो सामने ये होते ही हैं। एडिपोज टिश्यूज के अंदर होते हैं एडिपोसाइट्स, ऐसे सेल्स जो फैट को स्टोर कर लेते हैं। तो आपकी बॉडी में जब भी ज्यादा एनर्जी होगी तो वो इन चिकनाइयों की सूरत में स्टोर हो जाएगी, और जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या वर्क करेंगे तो यही लिपिड जो आपने स्टोर किए ये टूटेंगे और टूट के बनाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, जिनसे एनर्जी बनती है। तो लिपिड्स एनर्जी का बैंक हैं, आप जब चाहे इनको जमा कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा कोशिश करें तो आप इनको तोड़ भी सकते हैं। दूसरी खूबी क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का अहम तरीन हिस्सा है लिपिड्स।
इनके बगैर सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती, प्रोटीन्स के बगैर सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन ये है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड की एक डबल लेयर है, फास्फोलिपिड्स की एक डबल लेयर है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जिसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं। लिपिड्स इंसुलेटर का काम करते हैं, आपको गर्मी सर्दी से बचाते हैं। पत्तों की सतह ना, वो आपने देखा होगा पौधों में पत्ते बहुत मुलायम से होते हैं, तो लिपिड्स की वजह से होते हैं। फिर ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये सराउंड करते हैं ऑर्गन्स को और कुशन का काम करते हैं, बचाते हैं आपके ऑर्गन्स को। तो एडिपोज टिश्यूज इतने बुरे भी नहीं है। सम लिपिड्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, कुछ लिपिड से हार्मोन बनते हैं, जिस तरह आपने अक्सर ही लफ्ज सुना होगा स्टीरॉयड, स्टीरॉयड फलां बंदे स्टीरॉयड खा लिए हैं, फलां मेडिसिन के अंदर स्टीरॉयड है, मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर लिपिड की एक स्पेशल टाइप है। स्टीरॉयड इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ लिपिड्स, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी एक फेमस एग्जांपल है कोलेस्ट्रोल। तो स्टीरॉयड जो होते हैं ये एज ए हार्मोन काम करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो मोस्टली स्टीरॉयड्स होते हैं। किडनी से रेलेवेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो मोस्टली स्टीरॉयड्स होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। स्ट्रेस से रेलेवेंट, परेशानी से रेलेवेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो भी मोस्टली स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अब स्टीरॉयड्स की बेशुमार टाइप्स है, उनमें से एक टाइप कोलेस्ट्रॉल भी है। अब आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल फलां बंदे का बढ़ गया है, तो ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि आप किसी खतरनाक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। नहीं, कोलेस्ट्रॉल के भी काफी टाइप्स हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल अलग है, बैड कोलेस्ट्रॉल अलग है, कुछ के बगैर आपका गुजारा ही नहीं है और कुछ आपके लिए अनहेल्दी भी होते हैं। तो सारी चीजों के लिए इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आखिरी फायदा क्या लिखा है लिपिड्स का, लिपिड्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपको एनर्जी नहीं देते लेकिन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन की दो टाइप्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी, और जो फैट सॉल्युबल हैं वो एडिक हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो एडिक हैं जो आपके पास हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ये लाजमी तौर पर इनके लिए फैट होना जरूरी है, लिपिड होना जरूरी है। ये लिपिड की मौजूदगी में ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, उसमें जाके ये एब्जॉर्ब होंगे, वरना एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आप खाएंगे भी तब भी ये जाया हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज से बने होते हैं, किस तरतीब से बने होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कितनी तादाद में होता है, इनका सोर्स क्या है, इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं और इनकी इंपॉर्टेंट टाइप्स क्या हैं। तो यहां पर ये लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को और इस चैप्टर की रिव्यू भी, एक्सरसाइज भी देखेंगे और इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा सा बायो है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, तो आपकी आसानी के लिए हम इस चैप्टर को पोर्शन वाइज करें और डिटेल में हर एक बार डिस्कस करें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। उम्मीद है आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी और एग्जाम्स की तैयारी में ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मजीद लेक्चर्स देखने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।